हेलो भाई, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा था संवैधानिक विकास। स्वतंत्रता से पहले मतलब कैसे संविधान का विकास हुआ, या फिर हम चार एक्ट्स के बारे में ये सारा का सारा कि कौन से एक्ट्स आए थे। तो भाई अभी तक है ना हमारा ये यहाँ पे आ गए थे हम 1853 के चार्टर एक्ट के बारे में पढ़ना था हमें। 1853 का चार्टर एक्ट, इसमें पहली बार है ना विधायिका की स्थापना की गई थी। ठीक है, जिसमें पहली बार भारत के अंदर विधायिका की स्थापना की गई थी। इसके अंदर मतलब जो भी लॉ वगैरह बनते हैं तो पहली बार जो विधायिका पड़ी हैं, ऐसी विधायिका भारत के अंदर पहली बार स्थापित की गई थी इस एक्ट के द्वारा। और इसमें ये अंतिम चार्टर एक्ट भी था। और इसके बाद में क्या था, सिविल परीक्षा भारत में ही आयोजित होने लगी थी। जो ये सिविल परीक्षाएं थी ना, इनकी सारे की है ना जो भी आयोजित करना था इनके ना सभी की सारी परीक्षा है ना, ये भारत के अंदर ही आयोजित होने लगी थी इसके बाद से। नेक्स्ट भाई हमारा 1858 का स्वतंत्रता अधिनियम। इसके अंदर क्या था कि ये कब आया था, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्या था कि 1857 में पहले क्रांति हुई थी, स्वतंत्रता क्रांति। तो उसके बाद ही आया गया था। इसके अंदर है ना क्या किया गया था कि क्रांति का जो मतलब जिस कारण क्रांति हुई थी, थोड़े से स्ट्रिक्टनेस लाई गई थी हर चीज़ के अंदर। इसके अंदर मेन चीज़ है कि इसके बाद से है ना महारानी का शासन स्टार्ट होने लग गया था। कि पहले जो गवर्नर जनरल हमारे ऊपर शासन करता था और कानून मानता था। अब है ना जो कानून है ना वो गवर्नर महारानी ही बनाती थी। ठीक है, कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था इसके अंदर देखो यहाँ से स्टार्ट है कि 1857 की स्वतंत्रता क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में सुशासन के लिए मतलब भारत में सही तरीके शासन के लिए ये कानून लाया गया था। द एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस इन इंडिया, इसे द एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस इन इंडिया बोला गया था। भारत के शासन को महारानी को सौंप दिया गया था। जो भारत का शासन था ना वो भाई महारानी को सौंप दिया गया था। और इसके अंदर क्या था कि कंपनी का जो शासन था ना वो ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है, इस एक्ट को लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद में कौन सा एल्फ्रेड पार्क में पढ़ा गया था। ये जो एक्ट था ना ये वहीं से बन के आया था ब्रिटेन से। और इसको है ना एल्फ्रेड पार्क में ने उसके द्वारा लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इसको एल्फ्रेड पार्क में पढ़ा गया था। ये पूछ लिया था भाई कई बार। और भारत का गवर्नर जनरल और वाइस राय कहा जाए, मतलब इसके बाद से है ना भारत का जो गवर्नर जनरल था ना उसको वाइस राय और लगा दिया है, उसको वाइस राय कहा जाने लगा। ठीक है, इंग्लैंड में एक नई पद भारत का सचिव, इसके अंदर है ना इंग्लैंड में एक नया पद बनाया गया जो कि है ना इंडियन सेक्रेटरी के नाम से जाना गया। जिसको जो फर्स्ट था वो कौन था, लॉर्ड स्टेले। नोट, वाइस राय प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट भाई हमारा इसके बाद कब आया था, 1961 में। ठीक है, इससे पहली बार भारत में विधायिका में शामिल, इसमें है ना पहली बार क्या किया कि भारतीयों को है ना विधायिका के अंदर है ना शामिल होने की अनुमति दी गई कि जो भारतीय है ना वो भी है ना विधायिका में शामिल हो सकते हैं। इस जो पहले जो 3 बंदे थे जिनको शामिल किया गया था भारतीय मतलब भारतीय विधायिका में, पहले तो कौन था, बनारस के राजा, और उसके बाद पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव। ये 3 थे जिनको है ना पहली बार विधायिका के अंदर जगह दी गई थी। ठीक है, और लॉर्ड कैनिंग के द्वारा भारत में विभागीय प्रणाली को लागू किया था। पोर्टफोलियो सिस्टम, विभागीय प्रणाली मतलब अलग अलग विभाग बनाए गए थे, उसको स्थापना इसके लॉर्ड कैनिंग के द्वारा की गई थी। और गवर्नर जनरल को आदेश निकालने की शक्ति प्रदान की, मतलब जो गवर्नर जनरल है ना इसके द्वारा है ना कोई भी ऑर्डिनेंस पास कर सकता था या कोई भी आदेश निकाल सकता था। जैसे वो नहीं है प्रधानमंत्री, वो सॉरी राष्ट्रपति आदेश बना सकता है, ऐसे ही। नेक्स्ट भाई हमारा 1892 का अधिनियम। इसके अंदर क्या किया गया था, 1892 के अंदर इस एक्ट के द्वारा भारत में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की स्थापना की गई थी। मतलब इनडायरेक्ट वोटिंग सिस्टम की स्थापना इस एक्ट के द्वारा की गई थी। भारतीयों को
इसमें क्या किया गया था, भारतीयों को बजट पर प्रश्न पूछने के लिए अधिकार दिया गया था, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने के लिए अधिकार नहीं था। मतलब सबसे मेन चीज़, मतलब उन्होंने क्या करा कि जैसे कोई बजट आता था तो इंडिया में विधायिका के अंदर 3 तो मतलब भारतीय शामिल हो ही गए थे, तो उन्होंने क्या किया कि उनको है ना बजट पर है ना प्रश्न पूछने का अधिकार तो दे दिया, पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया। पहले में क्या था कि प्रश्न पूछ ही नहीं सकते थे, पर इसमें क्या कहते प्रश्न पूछने का अधिकार दिया, मतलब पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया। मतलब कि उन्होंने बता दिया ना कि ये बजट इसके लिए पास हुआ है, तो ब्रिटिश ने ये बजट इसलिए पास हुआ है, तो कोई पूछ सकता नहीं कि ये क्यों पास हुआ है, तो उन्होंने कुछ भी बता दिया ना कि ये इसलिए पास हुआ है, तो इसके अपोजिट में कोई है ना ये नहीं पूछ सकता था इंडियन कि ये क्यों या वाई, मतलब एक ही पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकता कोई भी किसी के भी विरोध में, किसी भी कानून के विरोध में। एक ही बार जो आंसर दे दिया तो वही है, जो बता दिया नहीं कि ये इसलिए बस छुट्टी, उसके बाद कोई नहीं पूछ सकता था। इसके बाद है भाई भारत परिषद अधिनियम 1909। इसके अंदर क्या होता, इसे मार्लिमेंटो सुधार भी बोले जाता है। इसके अंदर क्या था, जॉर्ज मार्ले और लॉर्ड के मिंटो, ये क्या था इंडियन सेक्रेटरी उस टाइम पे कौन था, जॉर्ज मार्ले, और लॉर्ड मिंटो क्या था वाइस राय। तो इसलिए एक उसका मार्ले ले लिया सेक्रेटरी का, और इसका मिंटो, तो इसलिए मार्ले मिंटो सुधार भी बोला जाता है इसलिए, ठीक है। ये दोनों अलग अलग थे। इसमें डायरेक्ट वोटिंग की शुरुआत करी गई थी, डायरेक्ट वोटिंग की इसमें शुरुआत करी गई थी, पर इसमें क्या था कि ये महिलाओं के लिए नहीं था। इसमें डायरेक्ट वोटिंग की शुरुआत करी, पर ये महिलाओं के लिए नहीं था। और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी दे दिया कि मतलब जैसे पहले था ना कि पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, इसमें क्या करते पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। और इसमें क्या करा कि मुस्लिमों को लिए ना अलग निर्वाचन मंडल की स्थापना की कि देखो भाई सबसे पहली चीज़ ये यहीं से आना, इन्होंने ना मतलब अंग्रेज से ना इन्होंने हिंदू और मुस्लिम को ना धीरे धीरे यहीं से पाड़ा था। ये एक कील के रूप में साबित हुआ था आगे चल के, जिसका पाकिस्तान रिजल्ट निकला। हिंदुस्तान के बंटवारे हो गए थे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो देश के बीच में, क्योंकि इसी के द्वारा ना अलग पृथक निर्वाचन की स्थापना करी गई, उनको ना अलग अलग बांटने की कोशिश करी गई थी इसी कानून के द्वारा। और विधायिका के 16 से 60 सदस्य कर दिए। जो विधायिका के अंदर पहले 16 सदस्य थे ना, उसमें ना 60 सदस्य चेंज कर दिया था, 60 सदस्यों के लिए। नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट भारतीयों को वाइसराय और गवर्नर की कार्यपरिषद में के साथ एसोसिएशन बनने का प्रावधान किया गया। फर्स्ट भारतीय स्वतंत्र चिन्ह थे, मतलब इसके अंदर है ना भारतीयों को है ना कार्यपरिषद में के साथ एसोसिएशन बनने का अधिकार दिया गया था। और इसमें पहले भारतीय कौन थे, स्वतंत्र सिन्हा थे। गवर्नर की कार्यपरिषद में, मतलब जो गवर्नर की वो थी ना कार्यकारिणी जो बनाई थी पहले परिषद में, उसमें भारतीयों को भी अधिकार दिया गया था पहला। जो इसमें क्या था, लॉर्ड मिंटो सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक, इन्हीं को बोला जाता। लॉर्ड जो मिंटो थे ना, इनको सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक बोला जाता भाई, धर्म के अनुसार बांटने के निर्वाचन के लिए, क्योंकि यही था जो नियम था सांप्रदायिक निर्वाचन। नेक्स्ट भाई हमारा 1919 का भारत शासन अधिनियम। इसमें क्या हुआ था, इसके मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी बोला जाता है। ये मॉन्टेग्यू कौन था, ये भारत का सचिव था, और चेम्सफोर्ड कौन था, वाइसराय था, ठीक है। इसके अंदर है ना विधायिका 2 सदनीय बना, बाई कैमरल विधायिका, जिसमें 2 सदन हो विधायिका के अंदर, वो विधायिका बनाएगी, विधायिका के अंदर 2 सदन बनाए गए, ठीक है। केंद्रीय परिषद का गठन किया गया, ठीक है। इसमें राज्य परिषद और विधान परिषद 2 सदन थे, ठीक है। पहले में क्या था 60 सदस्य, दूसरे में कितने थे 145 सदस्य विधानसभा में। राज्य परिषद और विधानसभा इन 2 में बांटा गया था केंद्रीय विधान परिषद को। इसके अंदर क्या क्या किया, इसके अंदर है ना महिलाओं को वोट डालने का अधिकार प्रदान कर दिया। जो महिला थी ना 1919 के में क्या था कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं दिया था, पर इसके अंदर डायरेक्ट वोटिंग सिस्टम उसमें चालू करी थी, पर महिलाओं को अधिकार इसमें मिला था वोट डालने का। और इसके बाद क्या भाई, पृथक निर्वाचन मंडल में भारतीयों, सिख, ईसाइयों को भी निर्वाचन मंडल में प्रदान किया गया। पृथक निर्वाचन मंडल था ना, उसमें ना भारतीय, सिख, ईसाई
भारतीय सिखों को और ईसाइयों को भी पृथक मतलब अलग से निर्वाचन मंडल के लिए प्रदान किया गया था, मंडल प्रदान किया, मतलब उनको भी अलग अलग मंडल दे कि वो भी जैसे मुस्लिमों को दिया था ना, वैसे ही सिखों और ईसाइयों को भी दे दिया अलग अलग पृथक मंडल, निर्वाचन मंडल। नेक्स्ट क्या था, इसमें देखो एक चीज़ ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रांतों में द्विज शासन प्रदान किया गया, मतलब प्रांतों में द्विज शासन कब लागू हुआ और उसके अंदर स्टेट में केंद्र में द्वैध शासन कब लागू हुआ। प्रांतों में जो हुआ था ना भाई, वो हुआ था इसी एक्ट में 1919 के एक्ट में, ठीक है, चेम्सफोर्ड मोंटेग चेम्सफोर्ड सुधार में प्रांतों के अंदर हुआ था। और इसके बाद जो एक्ट आया था 1935 में, उसमें क्या हुआ था, केंद्र के अंदर भी ये लागू कर दिया गया था प्रांत सरकार, जिसमें क्या था, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय, इसको दो मतलब उसमें बांटा गया था। इस द्वैध शासन का मतलब ये दो लोग शासन करेंगे, और इसके अंदर क्या था, दो मतलब प्रांतों में क्या करा कि आरक्षित विषयों पर अलग कानून बनेगा, अलग बंदे मतलब कानून बनाएंगे, रिजर्व सब्जेक्ट दो पार्टों में बांट दिए थे, और एक हस्तांतरित विषय। अरे यार ये क्या कर दिया था। और उसी के अंदर भाई एक चीज हो रहा है, उसके अंदर ही है ना, भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था 1919 के चेम्सफोर्ड सुधार नियम में, ठीक है, भारतीयों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट है भाई जो कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है 1945 का भारत शासन अधिनियम, मिनी, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं इसको। ये भारत शासन अधिनियम जो था इसी को ना मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। इसके अंदर क्या हुआ था, इस एक्ट के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया, जिसमें है ना केंद्र के अंदर है ना द्वैध शासन लागू किया गया था, और प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। प्रांतों की सरकार भारतीयों द्वारा चलाई जाने लगी, जो प्रांतों की सरकार थी ना वो भारतीयों के द्वारा चलाई जाने लगी थी। इस एक्ट के द्वारा भारत को एक संघ बनाने की घोषणा की, मतलब इस एक्ट के द्वारा ना भारत को है ना एक संघ बनाने की घोषणा की गई थी, जो भारत है ना पूरा एक संघ है। इसके अंदर क्या था, दिल्ली में एक सदनीय न्यायालय की, मतलब दिल्ली के अंदर है ना संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना की थी पहला, मतलब एक दिल्ली में एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी। इस एक्ट को है ना लघु संविधान भी बोलते हैं, मतलब छोटा संविधान या लघु संविधान। और एक चीज़ और भाई, इस एक्ट में जो जो कानून लाए थे ना वो है ना अभी भी है ना ऐसे कैसे है ना, हमारे जो अभी आज का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें है ना ऐसे कैसे उठा लिए गए थे। इस एक्ट के द्वारा भारत को एक संघ बनाने की घोषणा की गई थी, फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी, लघु संविधान बोला जाता है। इस एक्ट के द्वारा बर्मा, बरार और आदन को भारत से अलग कर दिया गया। जो बर्मा एक कंट्री है ना, बरार, ये इनको है ना भारत से अलग कर दिया गया था। इस एक्ट के द्वारा भारतीय हरिजन एससी को भी पृथक, मतलब देखो इस एक्ट के द्वारा एससी जो थे ना उनको भी पृथक निर्वाचन के लिए मंडल प्रदान कर दिया गया, जैसे जैसे हुआ था ना, क्योंकि भाई इसमें कोलमो सम्मेलन का भी पार्ट हुआ ना, वो जो हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा मैं। इसके अंदर क्या हुआ कि एससी के लिए पहले क्या करा कि पहले मोहम्मडन्स को 1919 में दिया पृथक निर्वाचन, फिर 1909 में दिया मोहम्मडन्स को, मतलब मुसलमानों को पृथक निर्वाचन। उसके बाद में 1919 में दिया इनको सिख और ईसाइयों को पृथक निर्वाचन। उसके बाद में लास्ट में क्या किया गया था कि भारत जो एससी थे ना, एससी एसटी, उनको भी पृथक निर्वाचन प्रदान कर दिया गया था कि ये इनके लिए भी अलग ही निर्वाचन होगा। तो ये है ना पूरे देश को है ना इन्होंने इस तरीके से तोड़ा कि जिसका मतलब कोई हद नहीं, ऐसे धीरे धीरे करके। और लास्ट के 2 एक्ट हो रहेंगे भाई। ये है 1919 का क्रिप्स मिशन, 1942 का क्रिप्स मिशन। इसके अंदर क्या था ना, स्टैफोर्ड क्रिप्स सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में ये बनाया गया था। ये इस एक्ट के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अधिराज्य प्रांत प्रदान करने की, मतलब इसको है ना डोमिनेंट स्टेट की संज्ञा दी गई थी। मतलब इसमें ये बोला गया था कि जैसे इंडिया के अंदर क्या होता है 1942 के आसपास ही है ना, मतलब स्वतंत्रता के लिए है ना सारे मार पा गया कि भाई हमें स्वतंत्रता चाहिए, स्वतंत्रता, मतलब आंदोलन वगैरह स्टार्ट हो गए। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने सिर्फ ये बोला, क्योंकि इस टाइम पे विश्व युद्ध भी चल रहा था और जो ब्रिटेन सरकार थी वो विश्व युद्ध में व्यवस्थित थी,
बिजी थी। तो उन्होंने नहीं ये बोला कि हम तुम्हें है ना आज़ाद तो कर देंगे, बट अभी है ना हमारा शासन रहने दो, अभी जब ये विश्व युद्ध से हम जब ख़त्म हो जाएंगे ना, विश्व युद्ध जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम आपको आज़ाद कर देंगे। तो इसलिए डोमिनेट स्टेट की बात की गई थी कि आधा राज तुम करोगे आधा हम करेंगे, ऐसे ऐसे करके। और इसने महात्मा गांधी ने का इसे है ना क्रिप्स मिशन ने एक आधिकारिक उत्तर द्वितीय चेक के रूप में महात्मा गांधी ने इसे बोला था कि पोस्ट डेटेड चेक है ये। महात्मा गांधी ने इसे बोला था कि पोस्ट डेटेड चेक है, उत्तर द्वितीय चेक इसी को बोला था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि ऐसा उत्तर द्वितीय चेक है जो दिवालिया चेक जो दिवालिया बैंक के द्वारा या फिर दिवालिया चेक पर दिवालिया अकाउंट बैंक पर दिया गया, बैंक अकाउंट पर दिया गया है। इसमें एक चीज़ सबसे मेन इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि है ना पृथक पाकिस्तान की मांग नहीं मानी थी इसने। ये क्रिप्स मिशन था पहले जो 1942 में आया था, इसमें ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथक निर्वाचन, पाकिस्तान के पृथक निर्वाचन की मांग किसमें नहीं मानी, इसमें नहीं मानी थी 1942 वाले में। लास्ट क्या है, लास्ट है भाई, ये लास्ट एक्ट था 1946 का कैबिनेट मिशन। इसके अंदर 3 सदस्य थे, एक तो था सर AB अलेक्जेंडर और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो अध्यक्ष था इसका, और सर स्टीफर्ड क्रिप्स। ये तीन वे थे इसके अंदर सदस्य थे। इसके अंदर क्या क्या भारत के लिए एक अलग संविधान की मांग की, संविधान सभा के प्रस्तावना किया गया, मतलब प्रावधान किया गया, सॉरी। इसमें ना भारत के लिए ना एक अलग संविधान सभा का प्रावधान किया गया थी। संविधान सभा कैसे कैसे बना लो ये वो करके इसकी व्यवस्था की गई थी। और नेक्स्ट है इसके अंदर है ना पाकिस्तान की पृथक मांग को ना मान लिया था कि जो पाकिस्तान है ना वो बनेगा। इसके अंदर माना था पाकिस्तान की पृथक मांग को कि जो पाकिस्तान है ना बनेगा एक कंट्री के रूप में और हिंदुस्तान पाकिस्तान के रूप में बटेगा। ये 1946 के कैबिनेट मिशन जो अधिनियम था उसमें मान लिया गया था। और उन्होंने एक बात और बोली थी कि आप है ना अगर संविधान सभा नहीं बना पाए ना तो है ना हम है ना इंडिया के ऊपर दोबारा राज करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसलिए है ना उन्होंने प्रावधान भी किया था और सुविधा बनाने में थोड़ी हेल्प भी करी थी संविधान सभा। और तब जब तक ये संविधान बन नहीं जाता तब तक है ना भारत के ऊपर है ना कैसे शासन होगा, वो 1935 का जो अधिनियम था ना जो चलता आ रहा था उसी के तौर पर ना शासन होगा भारत के अंदर। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू। ये हमारा जी टॉपिक था से ये एक्ट्स वाला ये तो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे संविधान के बारे में, जो संविधान सभा वगैरह है ना इसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बंद कैसे हुआ?